ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। रोशन राह हर उस शख्स की जिसका ईमान है उसी पर जो राह, हक और ज़िंदगी है। यीशु अल मसीह। प्रोग्राम रोशन राही के साथ मैं हूँ प्रोग्राम की मेज़बान मीना परवेज़, और आज हमारे साथ प्रोग्राम रोशन राही में स्कूल टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल टीचर सारा इनायत सैमुअल, और हमारे साथ हैं पादरी सैमुअल गुलाम। हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। सारा, आप मतलब शुरू से ही इस शौक़ में थी कि आप उस्तानी हो? बेसिकली तो मैं शौक़ रखती थी शुरू से ही कि टीचिंग लाइन में आए। बस खुदा की मेहरबानी कि उसने मुझे जरा दे भी दी, आ भी गई। लेकिन मैं ये आई हूँ शादी के फ़ौरन बाद, शादी के बाद, यानी शादी से पहले की ये टीचिंग लाइन में प्राइवेट टीचिंग करती रही हूँ, गवर्नमेंट की नहीं थी। तो उसके बाद जब गवर्नमेंट लाइन में आए हैं तो बेसिकली हमारा चल रहा है अभी तक। और पादरी साहब, आप भी शादी के बाद पादरी बने हैं या पहले से ही आपको शौक़ था कि आप ये खिदमत करें? हाँ, शादी से पहले ही मैंने गुजरनवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में एडमिशन लिया था 1981 में। तो मेरे वालिदैन जो थे वो ये उनकी ख्वाहिश थी कि खुदा हमें बेटा दे तो हम उसको पासबानी खिदमत के लिए मखसूस करेंगे। उनके यहाँ औलाद नहीं थी, तो मैं तकरीबन 15 साल के बाद पैदा हुआ। तो उन्होंने मेरा नाम भी सैमुअल रख दिया, जिसका मतलब है खुदा से मांगा हुआ, जिस तरह हन्ना ने सैमुअल को मांगा। बिल्कुल, हाँ जी। तो इस तरह से मैंने ट्रेनिंग की और खिदमत में आया और खिदमत कर रहा हूँ। आपकी पासबानी खिदमत किस चर्च के साथ है? पासबानी खिदमत जो है मेरी वो चर्च है पाकिस्तान के साथ, डायसिस ऑफ फैसलाबाद के साथ मेरा ताल्लुक़ है। और इस डायसिस में मैं तकरीबन 1987 से मैं खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। तो कुल मिलाकर कितने साल हो गए? तकरीबन काफ़ी कोई 20 के करीब या ज़्यादा इससे हो गए होंगे। देख लीजिए, सायरा ज़्यादा जानती हैं कि पादरी साहब को कितनी देर हो गई खिदमत करते हुए। और मैं समझती हूँ कि खुदावंद ने इन्हें चुना है तो बचपन ही से अपने मखसूस बंदे को खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सी कलीसिया इन्हें जानती है, इनके वसीले से बरकत पा रही है, और वहीं सायरा के वसीले से बहुत से स्टूडेंट्स बरकत पा रहे हैं। ऐसा ही है ना? हाँ जी। सारा, कैसा लगता है एक उस्ताद होकर खिदमत करना? बहुत अच्छा लगता है ये उस्ताद होते हुए, क्योंकि ये हम देख रहे थे जब संडे स्कूल अटेंड करते थे तो खुदा यसु मसीह का भी यही था कि शागिर्दों को तालीम देना, और ये शौक़ फिर पैदा हो गया कि हम भी कुछ ऐसा ही करें। संडे स्कूल भी लेते रहे और उसके बाद इस टीचिंग लाइन में भी आ गए। तो आपने खुद कितनी तालीम हासिल की है? मैं शादी से पहले तो मैट्रिक थी, मैट्रिक था, मैट्रिक किया। जब शादी हो गई तो उसके बाद जो एजुकेशन है, अब मैं डबल एम में हूँ। ज़बरदस्त। पादरी साहब, ये कैसे किया आपने, इनको इतना पढ़ा दिया? तो इस तरह से ये है कि हम जब अपॉइंटमेंट ट्रेन करके आए तो फैसलाबाद डायसिस में उसको ज्वाइन किया। तो वहाँ पे हमने देखा जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हमने देखे। कोई एमए है, कोई बीएड उसने किया है, कोई पीएचडी है, स्कूल टीचर थे जिस कंपाउंड में हम रहते थे। तो जब हमने उनको देखा तो हमें एक जज्बा पैदा हुआ। मैं भी उस वक्त मैट्रिक ही था। अच्छा। और मैंने भी साथ साथ पढ़ता रहा। ये टीचर थी तो इसने तो फिर अपनी एजुकेशन में कमाल कर दिया, डबल एमए कर दिया। पहले पंजाबी में किया, फिर एमए उर्दू में कर दिया। तो मैंने फिर एफए किया, इसके बाद मैंने बीए किया। बीए के बाद मैंने फिर ज़्यादातर तवज्जो जो है वो बाइबल मुक़द्दस को सीखने में ज़्यादा मैंने इस पे तवज्जो दिया है। तो इस तरह से हमने अपनी तालीम को मुकम्मल किया। अब भी हम जारी रखते हैं तालीम को।
पर सब आप तो बाहर भी गए तालीम हासिल करने के लिए? हाँ, बाहर मैं इंग्लैंड में गया था। बिशप जॉन सैमुअल साहब ने, डायसिस ऑफ फैसलाबाद के जो हमारे बिशप हैं, उन्होंने मुझे इंग्लैंड भेजा था। तो इंग्लैंड में जब गया था तो वहाँ पे मुझे एक स्टडी थी, मिशन स्टडी, तो वहाँ पे उसके लिए भेजा था। तो मैं उनका नहायत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे भेजा। तो वहाँ पे मैंने कोई आई डोंट नो इंग्लिश, स्पीकिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने इंग्लिश कोर्स जो था वहाँ पे उसको कंप्लीट किया और वापस आया। तो आज खुदा का शुक्र है कि मैं इंग्लिश में भी बात कर लेता हूँ और इस तरह से बाइबल मुक़द्दस जो है वो मेरा फोकस है, अब उस पर मैं ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। जब हम बाइबल मुक़द्दस के अमीक और गहरे मुताले में जाते हैं तो हमें बहुत सी ज़बानों से मुतलिक जानना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बुनियादी तौर पर बाइबल जिस ज़बान में लिखी गई वो एक और ज़बान है, फिर तर्जुमा हुई और हम तक पहुंची है। तो इसे समझने और समझाने के लिए ज़ुबानों पर अबूर बहुत ज़रूरी है। आपने सायरा पंजाबी और उर्दू इन दोनों को मुंतखब किया कि इसमें आला तालीम हासिल करें। हाँ जी, ये जब बच्चे छोटे थे तब से मैंने आगे स्टडी शुरू कर दी ना। मैट्रिक थी, मैट्रिक के बाद फिर मैंने पीटीसी की, पीटीसी के बाद फिर मैंने एफए किया, एफए के बाद ऐसे स्टडी चलती रही। बेटा बड़ा है वो थोड़ा उसके साथ ही मैंने स्टडी शुरू कर दी। तो जो छोटी बेटी उसके साथ उसके बाद जो पैदा हुई उसके साथ मैंने वो स्टडी शुरू की, तो वो मेरे उसने पहले लेसन ही खा दिए। मैंने कहा हाय हनी अजय आपने क्या कर दिया, मेरा तो मतलब मैंने तो जिसके पेपर देने हैं। और यूँ रखते थे कि जब घर के काम भी करने होते थे और साथ में मैं प्राइवेट जॉब भी कर रही थी, टीचिंग भी कर रही थी, और बुक भी बेड पे रख देनी और उसको भी बेड पे ही, बच्चों को भी बेड पे ही सुला देना। और जब वो उठी उसने मेरी किताब को फोल्ड करके तो वो मुंह में डाला हुआ। उधर मेरे 2-3 दिन रह गए थे मेरे पेपर में फर्स्ट ईयर के, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तब तो मेरे घर में इकट्ठा ही होता था, आजकल है सेपरेट है। ज़ाहिर है अब जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग वो मैंने उसको टेप लगाई, जोड़ा, फिर पढ़ा और पेपर में सवाल भी आ गया। अब उसको जब बताओ ना तो आपने मेरे साथ ऐसा किया, तो कहती वो मैंने आपको वो गैस लगाया था। तो वो इस वजह से फिर मुझे ना मैंने पंजाबी रखी यानी इंटर में भी और बीए में भी मैंने पंजाबी रखी। तो फिर मुझे आगे इंटरेस्ट हो गया कि मैंने इसमें मास्टर बीसी में करूँगी। तालीम हासिल करना, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जैसा हम सायरा की ज़िंदगी से जान रहे हैं कि फैमिली होना, ख़ानदान होना, बच्चे होना ये रुकावट नहीं है, अब इनके साथ भी पढ़ सकते हैं। और एक पढ़ी लिखी माँ सायरा कुछ फ़र्क डालती है बच्चों की तरबियत में? बिल्कुल फ़र्क डालता है। अब बच्चे जो बड़े होते जाते हैं और उनको आगे तालीम की ज़रूरत होती है और बच्चों के लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कैसे हम बच्चों को किस लाइन पे लेके जाएं। लेकिन हमने उनको ज़ोर नहीं दिया कि आप जो हम कहें आपने वो करना है। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो भी लाइन चूज़ की है उन्होंने खुद से चूज़ की है। बेटा है वो ACCA कर रहा है, बेटी है उसने नर्सिंग की, नर्सिंग के बाद उसने पोस्ट RN किया। तो छोटी जो है वो BS ऑनर्स IT, तो आजकल वो गवर्नमेंट जॉब में है, टीचिंग में। उसके बाद उसने MPhil किया। और जो बड़ी बेटी है वो स्टाफ है, वो आजकल लाहौर हॉस्पिटल में काम कर रही है। तो इस तरह से बच्चों के लिए काफ़ी माँ बाप का असर पड़ता है कि फिर आगे उनको शौक़ पड़ता है, फिर आगे हम भी उनको गाइड करते रहते हैं पढ़ाने में। बचपन में जब उनको शौक़ डाल दें फिर बच्चे आगे आगे चलते जाते हैं। जब हम उनकी तरबियत एक ख़ास राह पर करते हैं तो पीढ़ी में भी बुज़ुर्ग हो के, बड़े हो के भी वो उस राह से हटते नहीं हैं। फादर सैमुअल अभी बात कर रही थी सायरा कि हमने बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं कहा कि आप इस फील्ड में जाओ। तो जब हमने दुआ के लिए बिठाना होता है तो फिर बच्चों के साथ ज़बरदस्ती क्यों होती है? बच्चे जो है ना उनको जैसे ये बता रहे हैं कि शुरू से ही उनकी आदत जो है वो, आजकल करंट जो हालात हैं इसमें हम देखते हैं कि फ़र्क हो चुके हैं। जब हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो अगर टीवी पे ड्रामा लगा है, संडे है या मैच लगा हुआ है, तो वो चर्च नहीं जाएंगे,
वो उस मैच को देखेंगे। इसकी वजह यही है कि माँ बाप जो हैं वो शुरू से जो है ना उनकी ऐसी तरबियत नहीं की जाती, इसलिए वो उस चीज़ को फॉलो जब वो ज़्यादा करते हैं जो उनको पसंद होती है, जो अच्छी होती है। आज यही कमी है, रूहानी तौर पे हमारे बच्चे जो हैं वो पीछे हैं, इसलिए कि वो कभी पेपर हो रहे हैं। पेपर होने बुरी बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। बच्चों को वालिदैन जो हैं वो चर्च नहीं फिर लेकर जाते, उनके पेपर हो रहे हैं। बच्चों को वालिदैन जो हैं जब उनकी बात मानते हैं कि मैच लगा हुआ है, वो ज़रूरी समझते हैं, चर्च ज़रूरी नहीं समझते। इसलिए हमारे रूहानी तौर पे बच्चे जो हैं वो बहुत पीछे जा चुके हैं। इस मौजूदा दौर में मैं ये समझता हूँ कि जैसे संडे स्कूल होता है, ये छोटे छोटे प्रोग्राम जो होते हैं, इससे काफ़ी फ़ायदा जो है वो उठाया जा सकता है। सारा, आपकी नज़र में ऐसा ही है कि बच्चे अब अपनी रूहानी तालीम से दूर हैं? बच्चे दूर ज़रूर हैं, लेकिन हम लोग अगर अपनी मिसाल दें तो हमने तो दीनी और रूहानी दोनों तालीम दी है उनको। और उनके 4th 5th क्लास तक तकरीबन इनको बाइबल की सारी स्टोरीज़ आती थी, और हम कोशिश करते थे कि हम इनको लेके बैठें। फिर जब हम इनको आदत पड़ गई कि हमारे साथ ही दुआ करनी, इसके अलावा इन्होंने करनी नहीं है, तो फिर मैंने कहा चलें जी हम अपनी अपनी दुआ करेंगे। मतलब खाना रखा हुआ है, क्या है जी, बाप दुआ कर रहा है, माँ कर रही है, बच्चे फिर कुछ भी नहीं करते। चले जी ठीक है। मैंने फिर सोचा कि ये तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। मैंने कहा कि चलें जी अपनी अपनी दुआ, बैठे ऐसे इकट्ठे ही हैं खाना लेके, तो मैंने कहा अपनी अपनी दुआ करें। इस तरह से मैंने कहा इनको भी आदत पड़े कि ये किस तरह से हमने अपना खाना स्टार्ट करना है, किस तरह से हमने आगे अपनी रूहानी तालीम को आगे लेके चलना है। दीनी और दुनियावी दोनों तालीम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बड़ी अहम बात कर रही हैं सायरा कि वालिदैन दुआ कर रहे हैं और बच्चे साथ बैठे हैं, क्या वो भी दुआ कर रहे हैं? इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। पादी सैमुअल, आपने एक अच्छी डिग्री हासिल की है, तो क्या सोचते हैं कि और नौजवानों को इस तरफ आना चाहिए? हाँ, क्योंकि आजकल ये जो ट्रेनिंग जो है ये ज़रूरी है। जब हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल जो है ना, थिमोथियुस को जब वो भेजता है, इफिसस में भेजता है वो, तो वहाँ पे जब भेजता है तो वहाँ पे गलत तालीम थी। उसके पहले खत को पढ़ें थिमोथियुस को, तो वहाँ पे लिखा है वहाँ पे तकरार होता था, वहाँ पे नस्ब नामों के बारे में वो बयान करते थे। गलत तालीम थी। यहूदी और सामरी जो थे वो नस्ब नामों को अब्राहम के साथ जाकर मिला देते थे, तकरार करते थे, तकरार करने से झगड़ा होता था। तो इस तरह से वो कहता था पौलुस रसूल जो है थिमोथियुस को कि वहाँ पर जाकर अच्छी तालीम जो है उसको देना। तो आजकल मैं ये समझता हूँ कि आज का जो पासबान है उसको ट्रेंड होना ज़रूरी है। बगैर ट्रेन के जो है वो तालीम जो है वो अच्छे तरीके से नहीं दे सकते। जो डॉक्ट्रिन होते हैं उसको समझाना या समझना जो है ये फिर ही आता है जब तरबियत होगी। तो तरबियत का मतलब भी ये है रेगुलर रोज़मर्रा जो है तरबियत वो होती रहती है। बिल्कुल, तालीम और तरबियत बड़े ख़ास नुक्ते हैं। और सिर्फ़ इल्म इलाही की तालीम का ये हाल नहीं, बल्कि बहुत से उस्ताद भी बने हुए हैं, बहुत से इस तरह से डॉक्टर्स भी हैं। लेकिन एक तरबियत के मरहले से गुज़रना, एक एक चीज़ को अच्छी तरह से जानना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे दरमियान बहुत से ऐसे हैं जो सही राह की तरबियत दे रहे हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो हासिल कर रहे हैं। तो क्यों ना फिर उसके पीछे चले जो सारी तरबियत का, सारे अलूम का मंबा है, यीशु मसीह, जो राह, हक और ज़िंदगी है। प्रोग्राम रोशन राही है, अभी जारी है। वक्त है छोटा सा ब्रेक लेने का, जल्दी वापस आइएगा। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ हैं सायरा सैमुअल और पादरी सैमुअल गुलाम, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू इनके साथ चल रही है क्योंकि दोनों ने इकट्ठे तरबियत पाई है, इल्म इलाही की, सेमिनरी भी ज्वाइन की, और वहाँ पर
क्या क्या मराहिल थे, क्या क्या चैलेंजेस थे, पूछते हैं सायरा सैमुअल से। जी सायरा, कैसा लगा आपको सेमिनरी की तालीम हासिल करना? सेमिनरी जब हमारी शादी हुई तब इनकी ग्रेजुएशन में रह गए थे 3 माह। अच्छा। दिसंबर में हुई और मार्च में इनकी ग्रेजुएशन होती है। तो मेरा 3 माह का अरसा गुजरा इनके साथ सेमिनरी में, और बेशक 3 माह का अरसा गुजरा है और फिर भी हमें वो भेजते थे यूबीटीसी ट्रेनिंग के लिए, जो उनके साथ बेगमात होती हैं, यानी जो स्टूडेंट होते हैं, पास्टर्स वाइफ, उनको भेजते हैं। पास्टर तो उस वक्त मुकम्मल नहीं होते, ट्रेनिंग के बाद ही ये मुकम्मल किया जाता है इनको। तो उस वक्त ही वो यूबीटीसी ट्रेनिंग के लिए फ़ीमेल्स को भेजते हैं और वो भी साथ उधर ट्रेनिंग करते हैं। और जब शादी हमारी हुई सेमिनरी में ही, प्रिंसिपल साहब इकबाल अंसार, इनके वालिद नहीं थे, वालिद की जगह दी। उसके बाद प्रोफेसर आर्थर जेम्स और एक और प्रोफेसर थे पादरी असलम ज़ियाई साहब। ये तीनों शख्सियात उधर थीं और ये बाकायदा उधर बाराती बन के भी आए। उन्होंने इनकी शादी भी उधर सेमिनरी में की। सेमिनरी में सारे इंतज़ामात किए, बाराती भी खुद ही बन के आए, स्टूडेंट सारे आए। उन्होंने वो अपना हल्ला गुल्ला जैसे शादियों पे लगता है, ये नहीं कि ये पादरी हैं, ये नहीं कि हम आज पादरी हैं तो हम नहीं करेंगे हल्ला गुल्ला, उन्होंने वो भी किया। तो उसके बाद सेमिनरी में जब जाते हैं तो फिर जब सेशन दोबारा शुरू होता है, पहले तो इनकी छुट्टियां होती हैं दिसंबर में, स्टूडेंट घरों को गए होते हैं, जो 3rd ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो अपने हॉस्टल में ठहरते हैं। तो सेशन दोबारा शुरू हुआ, फिर उसमें इन्होंने दिया कि जो फीमेल में से कोई सरमन भी दे, फीमेल में से कोई दुआ भी करे, तो दुआ का मेरा नाम आ गया। और अच्छा। सबको यही था, इनके साथ वाले जितने भी स्टूडेंट थे तो वो कहते थे कि ये तो अभी इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है और ये तो नहीं आएगी, दुआ नहीं करेगी, आगे नहीं पहुंचेगी। लेकिन हमारी फैमिली में ही ये हमारा एक्सपीरियंस हो चुका था। वहाँ पे संडे स्कूल भी ले रहे थे, हमारी फैमिली सारी इसी लाइन में चल रही थी। माहौल दुआ ही का था। माहौल दुआ ही का था, तो इसलिए मुझे वहाँ पे झिझक भी नहीं हुई, दुआ भी मैंने कर दी। वहाँ पे चैपल था जहाँ पे करना था। और इसके बाद यूबीटीसी में एक बार सरमन का भी मौका उन्होंने देना था 3rd ईयर के, यानी 3rd ईयर लोगों को दे रहे थे ना। तो 3rd ईयर में ये भी थे और उसके साथ मैं नई उनके लिए दुल्हन भी थी, और वो भी यानी उन्होंने सरमन दिया तो मैंने वो भी दे दिया। तो ये था कि शायद ये नई है तो ये इस साइड पे नहीं आएंगी कि ना दुआ ना सरमन देने में, लेकिन दोनों एक्सपीरियंस अच्छे रहे और लोग बहुत खुश हुए। सायरा की ये सारी ही बातें बहुत अच्छी हैं। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि इनके तजर्बात से हमें सीखने का मौका मिल रहा है। और अभी हमने जाना कि एक मसीही ख़ानदान की शनाख्त ये है कि उसके बच्चे बच्चियाँ दुआ करते हैं, ख्वाब देखते हैं और बूढ़े रोया देखते हैं। खुदावंद अब अजीब तरीके से ज़िंदगियों में काम करता है। तो पादरी सैमुअल, आपका भी कुछ ऐसा तजर्बा है? पहल कैसा लगा दुआ करना, कलाम सुनाना? हाँ, पहले जब सेमिनरी में जाते हैं तो हिचकिचाहट तो थोड़ी बहुत होती है, तो आस्ता आस्ता बंदा फिर वो ठीक हो जाता है। जब फील्ड में आता है उस वक्त तो वहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ प्रीचिंग होती है, ये बहुत दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट, नॉट ईजी। तो इस तरह से जो है मुश्किलात होती हैं, लेकिन आस्ता आस्ता फिर वो आदमी जो है वो ठीक हो जाता है। तो अब ठीक है, ये खिदमत का जो चल रहा है, जो खुदा का कलाम जो हम पेश करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि अच्छे तरीके से, ताकि क्योंकि कलाम जो है ये हर पासबान जो है वो पेश करता है, असर जो है वो बहुत कम होता है। उसका मतलब ये है कि पासबान जो होता है वो खुद जब पुलपट से वो बात करता है तो फिर नीचे जब लोगों के साथ मिलता है तो वो उसमें बात जब नहीं ना देखी जाती तो फिर वो उसका कलाम जो होता है उसका असर जो होता है वो नहीं होता है। यानी कलाम और अमल इनमें मुताबिकत होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, दोनों चीज़ें जो है ना इनमें, ये नहीं कि पुलपट के ऊपर से हम बहुत कुछ दुआ करते हैं तो घर जाकर बीवी को मारते हों, ये तो नहीं ना ऐसे होता।
यानी सायरा, घर में कभी भी ऐसा हुआ? हाँ, तो ये तो नहीं ना कि Family पुलपट life से अच्छी हम फरिश्ते बने हों तो घर पर हमारा माहौल जो है वो ठीक ना हो। तो इस तरह से पासबान जो है उसको जैसे वो पुलपट पे बोल रहा है, पुलपट पे बात करता है, इसी तरह से लोगों के साथ और अपने ख़ानदान में बहुत सारे ऐसे खातम देखे हैं, गालियाँ निकालते होंगे, बच्चों को निकालते हैं, बीवी को निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं। मुझे बहुत, हमारा तकरीबन 84 में शादी हुई है, दिसंबर में। हम लड़े झगड़े नहीं, ना ये नाराज़ होकर अपने घर गई है। तो इस तरह से एक खातम जैस को एक नमूना होना चाहिए। चलिए, आज जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो यहाँ से घर जाएंगे खुशी खुशी और दूसरों में भी रोशनियाँ बांटेंगे, खुदावंद का कलाम बांटेंगे। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस ख़ानदान के लिए, इस अच्छे जोड़े के लिए जिसने अपने बच्चों की तरबियत भी बहुत अहसन तरीके से की है। सायरा, क्या समझती हैं, बहुत सी मसीही ख़वातीन को इस तरफ आना चाहिए कि वो टीचिंग भी करें, सिखाएं भी और फिर पासबानी खिदमत करें? बहुत कम लोग इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं। वो कहते हैं ये बहुत ही मुश्किल होती है। हम जब सेमिनरी में थे तो तब मिसिज़ इकबाल अंसार कहते थे कि ये फील्ड बहुत मुश्किल है और अखराजात पूरे नहीं होते तो हमारी फ़ीमेल बहुत मतलब Discourage परेशान हो हो जाती जाती हैं। तो फिर आइंदा लोग वो कोशिश करते हैं हम इस फील्ड में नहीं आए। लेकिन हमें हालात का मुकाबला करना चाहिए। चाहे फील्ड में हमें किसी भी किस्म की मुश्किल पेश आती हो, हमें उसको बर्दाश्त करना है। हमारे मज़हब में है ही यही है कि बर्दाश्त करो, जो अब तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। तो गो के मुश्किलात ज़रूर हैं लेकिन परेशान नहीं हुए कभी। तो हम इसी तरह माली मुश्किलात भी आती रही हैं, बच्चों को आगे तक स्टडी भी दी है, लेकिन नहीं, हमने फोकस इसी पे रखा है कि इनको आगे बढ़ाना है। और बेशक सेविंग नहीं कर सके, कुछ नहीं होता, तो बच्चों का मुस्तकबिल बना लें। आपकी एक बेटी गवर्नमेंट टीचर है आप ही की तरह, और आप समझती हैं कि और लड़कियों को भी टीचिंग लाइन में आना चाहिए? हाँ जी, टीचिंग लाइन अच्छी है। एक नर्सिंग और टीचिंग पेशा में तो हमारी फ़ीमेल ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। और भी शोबे हैं जहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन यह है कि बच्चों को मजबूर ना किया जाए। वो अपनी फ़ील्ड अगर खुद चुनना चाहते हैं तो वो खुद से कर लें। हमने भी इनको आज़ादी दी थी कि जैसा भी आपको, लेकिन इन्होंने हमसे नहीं पूछा, अपने फ्रेंड से जिससे भी मशवरा लिया, अपने मशवरे के साथ चले हैं। हमारा सिर्फ यही था कि मैट्रिक आप साइंस में कर लें। पर सैमुअल, बार बार सायरा बात कर रही हैं कि हमें बच्चों को मजबूर नहीं करना चाहिए कि आप इस फील्ड में जाएं या इस फील्ड में जाएं। इसकी क्या वजह है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं जब इंग्लैंड गया था तो वहाँ पे स्टूडेंट जो थे ना, जो मज़मून इंतखाब किया था जिनका, उसमें वो नहीं चल रहे थे। तो जब वो चलते नहीं थे तो जहाँ पे चलते थे उस मज़मून की तरफ वो ले जाते थे। हम जो पाकिस्तानी हैं, हम ज़ोर देते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो डॉक्टर बने। हम ज़ोर देते हैं इस बात पे कि डॉक्टर के सिवा नहीं, लेकिन और भी बहुत ज़्यादा फील्ड हैं। लेकिन बच्चे को जहाँ पे वो सेट होता है वहाँ पे उसको जो है एडजस्ट होना चाहिए, होने देना चाहिए भी, क्योंकि बच्चा अपनी जो जहन जो है उसके बारे में वो जानता है कि मैं FSC कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, या मैं इसमें दिलचस्पी रखता हूँ कि नहीं, क्योंकि माँ बाप जोर देते हैं ये गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे किसी ख़ास सब्जेक्ट में मेहनत नहीं करते, जोर नहीं लगाते कि हम पढ़ें, आगे बढ़ें? हाँ, ये भी है, मेहनत भी नहीं करते ना। मेहनत भी जो है ना, हमारा जो असल में निज़ाम है ना जो तालीम का, वो कुछ फ़र्क है। हमारा क्रिएटिव जहन नहीं है, ना हमारा है ना हमारे बच्चों का है, रट्टा सिस्टम है। तो रट्टा सिस्टम की वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीक़ा से जो है वो तैयारी नहीं कर सकते, अच्छे तरीक़ा से उस मज़मून में अबूर जो है वो हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है एजुकेशन का, इसमें कुछ कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं। क्रिएटिव ज़हन होना चाहिए बच्चे का, लेकिन जब बच्चे को शुरू से क्रिएटिव ज़हन की तरफ लाते हैं तो फिर वो आगे चला जाता है। मैंने बेटी है मेरी, वो जो गवर्नमेंट टीचर है, तो मैं जब वो आती है तो मैं उससे पूछता हूँ
जब स्कूल वो मुझे भी बता देती है, पापा वो मेरे पास बेटियां 2-3 आई थी तो वो कहती थी कि हमें ना हमारी टीचर जो है ना वो टेंस जो है वो नहीं करवाती। अच्छा। तो वो कहने लगी कि नहीं आते हैं उसको, मतलब उसको आते नहीं हैं। तो वो कहने लगी कि नहीं टीचर को आते हैं, तो बहरहाल मैं चलो पूछ के तो करवा देती हूँ, लेकिन मुझे 15 मिनट दे दें। वो 15 मिनट देकर उसने इजाज़त ली टीचर से भी, हेड से भी, और उसने उसी वक्त उसको टेंस जो थे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस तरह से टेंस जो थे वो सिखा दिए। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब यही हुआ कि एक टीचर जो है वो भी अच्छे तरीके से नहीं समझा सकता, कई समझा सकते हैं, जैसे मैंने इसकी मिसाल दी है। और फिर इस तरह से बच्चे जो होते हैं वो टीचर पर इल्ज़ाम देते हैं, टीचर को पता नहीं, आता नहीं है। तो यानी समझने का तरीका जो है ना एजुकेशन में जो है सिस्टम जो है इसमें कुछ कमियां हैं मेरा ख्याल है, इसलिए हमारे बच्चे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं, कई आगे निकल जाते हैं। टीचर तो वही है जो पढ़ा रहा है, और कुछ तालिब इल्म कुछ ज़्यादा सीख जाते हैं और कुछ अपने खेल में, कुछ ड्राइंग्स में कुछ और कर रहे होते हैं तो कम समझ आती है। लेकिन इल्ज़ाम फिर भी उस्ताद पर ही होता है कि उस्ताद ने अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं। सायरा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि पेरेंट्स ने आकर झगड़ा किया कि अच्छी तरह नहीं पढ़ा रही, या ऐसी बातें? वो हमें सामना तो करना पड़ता है, लेकिन हमारा यही होता है कि हम बच्चों को आसान से आसान तरीके बता दें कि इस तरीक़ा से कर लें। यानी एक क्वेश्चन बच्चे के लिए इतना मुश्किल है तो हम इसको कहते हैं इसको डिवाइड करके पढ़ लो, 2-3 हिस्सों में इसको कर लो तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसी तरह से पेरेंट्स को भी तसल्ली देना पड़ती है कि आप लोग इसको थोड़ा टाइम दो, यानी इसको टाइम दो ताकि ये ज़्यादा अपने इस क्वेश्चन को बार बार पढ़े, पहले ऊपर से देख के पढ़े बार बार, यानी पहले रीडिंग करती रहे, 4-5 दफ़ा रीडिंग करो। बच्चों को भी यही कहते हैं 4-5 दफ़ा आप इसकी रीडिंग करो फिर इसको याद करो, अज़बर करो, इसे बार बार देखो। हाँ जी, रीडिंग से भी काफ़ी ज़बान पे वो मुश्किल लफ्ज़ जो होते हैं वो चढ़ जाते हैं, तो फिर वो याद करना भी आसान हो जाता है। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ इनको याद ना भी हो तो वो कहते हैं कि इसको आप लिख के प्ले कार्ड की सूरत में अपने साथ साथ जो भी आप काम कर रहे हैं इसको साथ साथ चलाते रहें, करते और रहें, तो यही तरीका आप इस्तेमाल करती हैं संडे स्कूल में भी? हाँ जी, यही संडे स्कूल में भी होता है। बच्चों को हम याद देते हैं याद करने के लिए, तो जब उनका टाइम अभी होता है इनको याद करने के लिए, यानी संडे स्कूल का प्रोग्राम लेट टाइम है, तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि बच्चों आप ये एक पेज पे लिख के अपने साथ साथ लिए फिरो। बाइबल तो हर वक्त हाथ में नहीं ना उठाए फिरते, तो इस तरह से उनको याद करने में आसानी हो जाती है। बहुत ज़रूरी है कि बच्चों पर ध्यान दें और उन्हें याद करवाएं कि याद करके किस राह पर चलना है, जो है रोशन राह। पादी सैमुअल गुलाम, आप क्या कहेंगे देखने वालों को प्रोग्राम के आखिर में? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ जिस तरह इस्तिस्ना की किताब में लिखा हुआ है कि चलते फिरते उठते बैठते वक्त बच्चों की वो तरबियत करते थे यहूदी लोग जो थे। हमने भी चलते फिरते उठते बैठते वक्त उनकी तरबियत करना। मुझे याद है कि हमारा बेटा छोटा सा था तो मैं नहीं इतनी दिलचस्पी लेता था, तो ये जब उनको यूरन भी करवाती थी या इधर उस वक्त कहना कि टू का पहाड़ा जो है वो सिखा देती थी। तो इस तरह से शुरू से ही जो है बच्चे को याद हैं या छोटे छोटे लफ्ज़ जो हैं बाइबल मुक़द्दस के चलते फिरते उठते बैठते वक्त, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका। यही मैं पैगाम देता हूँ वालिदैन को कि वो अपने बच्चों को, ठीक है दुनियावी तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो है रूहानी तालीम जो है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि देखो औलाद खुदावंद की तरफ से एक मिरास है, और बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसने जाना है ताकि बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़े। इन बातों को याद रखना है कि बच्चों को रोशन राह पर रखना है। आज हमारे मेहमान थे सायरा सैमुअल और पादी सैमुअल गुलाम। मीना परवेज़ प्रोग्राम रोशन राही से अब इजाज़त चाहती है। खुदा हाफिज़।